डाल दी दीपिका बेटा? यस मैम। चलो बेटा, इतने में जो कल का देखो, कल मैंने इंटेलिजेंसी थ्योरीज कराई थी, ठीक है, जिसमें हमने कौन कौन सी करी थी? ओनली यूनिफैक्टर थ्योरी और मोनार्की, जो वन थ्री फैक्टर फैक्टर। थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी की थी, और थ्री फैक्टर थ्योरी, और कौन सी करी थी? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, सॉरी मल्टी फैक्टर थ्योरी। यस या नो? यस मैम। ठीक है। तो कल वाली थ्योरी सबको समझ में आ गई थी? यस मैम। तो ठीक है बेटा, आज से हम ही करेंगे एक एक दो इंटेलिजेंसी की थ्योरीज, सीडीपी और एचएसटी दोनों काम हम साथ के साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अपना यस दिसंबर मैम। तक कोर्स कंप्लीट करना है। दिसंबर तक नहीं बेटा, मैं 10 से 12 जनवरी तक सोच रही हूँ, ठीक है। तो देखो, यस आज मैम। हम करेंगे बेटा, पहले देखो मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, कौन बच्चा बताएगा? थोरनडाइक ने मैम। दूध गैस के पास रखा बेटा, पतीले में। ये सुन, मम्मा को बोल दे ताई की क्लास लेने के बाद बना देगी चाय। बना दे बेटा। देखो, ग्रुप, हाँ वेरी गुड। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। यहां तक हो गया सबका क्लियर? अब है बेटा देखो, इसको कैसे याद करोगे? जी के बाद क्या आता है अल्फाबेट में? ये एच। एवरीवन। अच्छा। एच। तो ये दी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी लुइस थ्रस्टन ने। किसने दी थी बेटा? थ्रस्टन आपकी ने। लुइस थ्रस्टन ने दी थी। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, एक मिनट बेटा, ग्रुप, हाँ देखो, ग्रुप फैक्टर दी थी आपकी लुइस थर्स्टन ने। अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। बेटा यहाँ पे आ जाएगा कि, सॉरी, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दी थी? तो जब भी आपको लुइस थर्स्टन पे टिक करके आना है। पीएमए किसको कहते हैं? ग्रुप फैक्टर थ्योरी को ही कहते हैं, जब भी आपको उस पे टिक करके आना है। वो कहता है कि सारी थ्योरी एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। सब एक दूसरे से क्या होती है? अलग होती है। आप एक इंटेलिजेंसी थ्योरी को दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर, प्राथमिक मानसिक अवस्थाएं, पीएमए। ये सब बच्चे इंग्लिश में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है, सब बच्चे याद रखेंगे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो कौन कौन सी है बेटा? सबसे पहले आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप सांख्यिक योग्यता कहते हो। एग्जाम्पल कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन है, मैथ कैलकुलेट से रिलेशन कोई भी चीज होगी तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। नेक्स्ट आती है आपकी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन और वी। आपको एन दे देंगे, कहेंगे एन किससे संबंधित है, मैंने लिख रखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी और एन। तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी पे टिक करना होगा बेटा। सांख्यिक योग्यता, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होता है फॉर वीक के लिए, शाब्दिक योग्यता। एग्जाम्पल तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारे थॉट्स। फिर आती है तुम्हारी स्पाइटल विजुअलाइजेशन, स्थान संबंधी योग्यता। इमेजिनेशन मतलब आप कैसे सोचते हो, आपकी इमेजिनेशन कितनी आती है, कितनी नहीं आती। उसके बाद आती है आपकी वर्ल्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, डब्लू, शब्द प्रभा योग्यता, कि आप बच्चे स्पीक कितनी फ्लुएंटली स्पीक करते हैं, आप फटाफट कितनी रीड करते हैं, आपकी स्पीकिंग कितनी सही है। फिफ्थ आती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी, जिसको आर कहते हैं, जिसे शारीरिक योग्यता या वाचिक भी कहते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग और डिबेट। आप कोई भी डिबेट टॉपिक पे करते हो तो आपकी शारीरिक योग्यता ही चेक की जाती है, कि एक बच्चा, अब आप बेटा किसी चीज पे टॉपिक पे डिबेट करते हो तो उसको, आप उस चीज को आप अंदर तक तो रीड करते हो। उसके बाद आती है आपकी सिक्स मेमोरी एबिलिटी, जो एम से संबंधित होती है, स्मृति संबंधी योग्यता, कि आप कितने लर्निंग कैपेसिटी आपके अंतर्गत है या नहीं है। उसके बाद आती है परसेप्टुअल टैलेंट और पी, प्रत्येक संबंधी योग्यता, कि आप हर चीज को कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कितना याद रख सकते हो। तो यहाँ पे कई बार वो देखो बेटा ऐसे भी दे देते हैं, इंटेलिजेंसी कैसी होती है? एन प्लस वी प्लस एस प्लस डब्ल्यू प्लस आर प्लस एम प्लस पी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, वी क्या होती है आपकी? यस, देखो
वर्बल वर्बल, कंप्रीहेंशन। एस से स्पाइटल, डब्ल्यू से वर्ड, आर से रीजनिंग, एम से मेमोरी, पी से परसेप्शन। तो ये भी बेटा आप सबको याद होना भी चाहिए। साथ के साथ ये आपकी कौन सी है, मल्टी, थ्योरी ऑफ ग्रुप फैक्टर। इसमें ग्रुप ही तो बन गए बेटा। थ्योरी ऑफ ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपकी थ्रस्टर ने दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी आपकी थ्रोनडाइक ने दी थी। कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने सारी थ्योरी साथ ही कराई है। फिर आती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बस इतना फर्क है, वो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टर ने दी थी। यहाँ पे ये याद रखना कि जब जी के बाद एच आता है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमारी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। उसको एच के साथ मैच मत कर देना कि जब ग्रुप फैक्टर थ्योरी आएगी तो एच का तो मतलब है ही नहीं, हार्वर्ड गार्डनर का तो मतलब है ही नहीं। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थ्रस्टन, और मल्टी, सॉरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर। बेटा ये सब चीज आपको याद करनी पड़ेगी। इन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड की थी 1983 में। 1983 में कितने पार्ट्स में डिवाइड की थी बेटा, 7 पार्ट्स में। लेटर उसको लगा कि मुझे और कुछ ऐड करना चाहिए, तो 1998 में उसने एक पार्ट और ऐड किया था, नेचुरलिस्ट प्रकृतिवाद। नेचुरलिस्ट प्रकृतिवाद ऐड किया था। फिर उसको लगा कि मुझे और कुछ चीज भी ऐड करनी चाहिए, तो उसने 2000 में बेटा एक एक्सटर्नलिस्ट अस्तित्ववाद को भी ऐड कर दिया था। देखो, हावर्ड गार्डनर ने 1983 में 7 भागों में इसको विभाजित किया था। ठीक है, फिर उसको लगा कि मुझे और कुछ ऐड करना है, तो उन्होंने 1998 में प्रकृतिवादी को ऐड किया था, और 2000 में उसने अस्तित्ववाद या एग्जेस्ट्रिक्स वो इसको ऐड किया था। अब यहाँ पे देखो बेटा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर से देखो मैंने लिखा हुआ है, गार्डनर ने 7 की थी। 7 उसकी किसमें थी, 1983 में। 1998 में कितनी होगी उसकी, 8 हो गई। और 2000 में उसकी कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी। तो यहाँ पे वो पूछ लेता है कि 1983 में उसकी कितनी थी, 1998 में कितनी थी, और 2000 में कितनी थी। इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन कर रखा है। अब देखो, जो गार्डनर है उसने एक बुक भी लिखी थी, गार्डनर एक्सप्लेन दिस क्वाइट वेल इन हिज बुक्स फ्रेम्स ऑफ माइंड। कौन सी बुक्स में लिखा था, अपनी फ्रेम्स ऑफ माइंड में से उसने ये चीजें ली थी। गार्डनर भी क्या कहता है, ईच ऑफ इंटेलिजेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो भी कहता है ये प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है। वो भी क्या कहता है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले आती है आपकी लिंग्विस्टिक, जिसको हम कहते हैं भाषागत। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, भाषागत। फिर आती है आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल, शारीरिक गणितीय, जिसमें आपकी रीजनिंग का भी आएगा बेटा, देखो। फिर आता है स्पेटल इंटेलिजेंसी, स्थानिक। उसके बाद आता है आपके म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। फिर आता है आपका बॉडी काइनेस्टिक, शारीरिक गति संबंधी। फिर आता है इंट्रापर्सनल, अंतर व्यक्ति बुद्धि। इंटरपर्सनल, अंत्य व्यक्ति बुद्धि। नेचुरलिस्टिक। पहले 7 तक अगर आएगा तो आप इंटरपर्सनल तक टिक करके आओगे। एग्जामिनर बेटा ये सीक्वेंस भी पूछ लेता है। वो कहेगा क्या नेचुरलिस्ट पहले थी, क्या प्रकृतिवादी पहले थी, क्या एग्जिस्टलिस्ट या आपकी अस्तित्ववादी पहले थी। तो बेटा आप कहोगे नहीं, ये बाद में आई है। तो आपको ये पहले सीक्वेंस याद होना चाहिए, लिंग्विस्टिक, लॉजिक। देखो एल एल, लिंग्विस्टिक, लॉजिक। ये सीक्वेंस तुम आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब एग्जामिनर पूछ लेता है क्या इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल बाद में आई है, तो आप कहोगे नहीं, ये पहले आ चुकी है। तो अब देखो लिंग्विस्टिक क्या होता है, आपको भाषागत की आप भाषा के प्रति कितने संवेदनशील हो। जो बच्चा जितनी भाषा के प्रति संवेदनशील होगा, जैसे उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे, राइटर, लेखक, पोइट, कवि। ये सारे बेटा जितने भी राइटर होते हैं ये अपनी लैंग्वेज से ज्यादा अटैच होते हैं। तो जो भी आपका राइटर होगा, जो भी आपका पोइट होगा, कोई भी कवि या कवयित्री होगा, कवि, अब तुम ये कह रहे मैडम आपने कवयित्री तो लिखा ही नहीं था, लेखिका तो आपने लिखा ही नहीं था। बेटा कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। कोई बुक लिखने वाली आपकी कोई लेडी लेखिका भी हो सकती है, कवयित्री भी हो सकती है, जिन्हें भाषा का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होता है, भाषा के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिक्स, जिन्हें तर्क करने, एबिलिटी टू रीजन सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स। जो मैथ्स के साथ साथ साइंस में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कहता है कि जो सारी समस्याओं का समाधान करने में
कि इस चीज को कैसे सोल्व करना है। ये इन सारी चीजों को, समस्याओं को समाधान करने के लिए भी जरूरी होती ही होती है। तर्क करने और गणितीय समस्याओं का समाधान करने के लिए एग्जाम्पल मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। ओके। अब जो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं वो भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ चीजें से बेटा वही सर्च करते हैं, रीजंस लगाते हैं अपने और प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। स्पेटल इंटेलिजेंस, जिनकी दर्शन, जो हर चीज को दर्शन देख के, जैसे जो पायलट होता है उसको बेटा मैप समझना बहुत जरूरी होता है। क्राफ्टमैन और जो नेविगेटर होते हैं जो जिसकी दूर की नजरें बहुत अच्छी होती है। एबिलिटी टू क्रिएट विजुअल इमेजेस एंड मॉडल्स, जो अपनी आंखों में हर चीजें बना लेते हैं। जो दर्शन जैसे एबिलिटी वो एज इट इज दे देते हैं बेटा, एबिलिटी टू क्रिएट विजुअल इमेजेस एंड मॉडल, दर्शी बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण की योग्यता। एग्जाम्पल पायलट, क्राफ्टमैन और नेविगेटर। अब बॉडी कैनेस्टिक क्या होती है, तुम्हारी शरीर से रिलेटेड, जैसे तुम्हारा रनर, तुम्हारे डांसर, तुम्हारे जिम्नास्टिक, तुम्हारे खिलाड़ी। अब दे देंगे क्या हॉकी का खिलाड़ी बॉडी कैनेस्टिक का पार्ट है, तो आप यस करके आओगे, नो नहीं कर सकते। क्या क्रिकेट का खिलाड़ी बॉडी कैनेस्टिक का पार्ट है, तो यस बेटा, वो भी आपकी इंटेलिजेंसी का एक पार्ट है, क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी चीज में संपूर्ण होता ही है। इसमें मैंने आपका एक नहीं लिखा, कौन सा नहीं लिखा, म्यूजिकल से रिलेटेड। और कोई बच्चा बेटे म्यूजिक से भी ज्यादा वो होता है, तो इसमें म्यूजिकल भी आ जाएगा। ओके। ओके। उसके बाद आता है यस बेटा मैम। बॉडी कैनेस्टिक। ठीक है, वो हो गया इंट्रापर्सनल, जिसके सोचने की, जो बहुत ज्यादा अंदर तक सोचता है, जिसकी डीप थिंकिंग होती है, जो पर्सनल फीलिंग्स को लोगों की समझ सकता है। अब आपके जितने भी फिलोसफर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने समझा है ना, जब भी तो है। यस मैम। तो इसमें सारे आते हैं फिलोसफर्स और पॉलिटिशियन। ठीक है। तो उसके बाद आती है आपकी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में आती है बेटा आपके सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता, जो किसी के साथ, दूसरों के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है। इसमें बेटा आपके आज मैं दो ही कराऊंगी। देखो, हमने सबसे पहले क्या की थी, एक बार मैं फिर से करा देती हूँ सारी थ्योरीज। देखो तो मोटा मोटा, तो सबसे पहले थ्योरी हमने कौन सी करी थी इंटेलिजेंसी थ्योरी में, वन फैक्टर थ्योरी की थी, जो हमारी किससे रिलेटेड थी, वन यूनिफैक्टर थ्योरी, जो एल्फ्रेड बिनेट ने, स्पीयरमैन ने, वो क्या कहते हैं, टर्मन ने और उसने दी थी। वो कहता है कि सिर्फ एक ही तत्व होता है। टू फैक्टर थ्योरी में दो आगे थे, जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक स्पेसिफिक एबिलिटी, जो किसने दी थी टू फैक्टर थ्योरी, आपकी स्पीयरमैन ने। मैम। फिर आती है आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो थोंडाइक ने दी थी, और मल्टीपल इंटेलिजेंस आपकी थ्रस्टन ने दी थी। बस ये याद रखना है कि दोनों का नाम है तो एम, और दोनों का एम का टी से है, टी का एम, दोनों एम टी से है। बस हमें याद रखना है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी थोंडाइक, और वो क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, वो सॉरी हावर गार्डनर, और ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन। अब देखो बेटा, अब आता है आपका हिस्ट्री का क्लास 6 का। वो क्या कह रहा है, एक अंजू लिख रही है कि मैम मैं क्लास नहीं लूंगी दिसंबर में। कोई बात नहीं। क्लास 6 हिस्ट्री में देखो बेटा, सबसे आता है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। क्यों किया था बेटा, देखो, जो आपका मौर्य साम्राज्य था, अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से कौन था। जो आपका मौर्य साम्राज्य आया था, तो क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है बेटा, दीपिका नीचे इंग्लिश में भी है। ठीक है। मौर्य, अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। ठीक है। उसका साम्राज्य पूरे भारतीय ऊपर महाद्वीपों को बड़े हिस्सों में फैला हुआ था। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। कि सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि अशोक सॉरी मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा महान शासक कौन था। कौन था बेटा, अशोका था। उसका साम्राज्य पूरे भारतीय उप महाद्वीपों के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। उसका साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था बेटा, हिज एम्पायर कवर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भी आ जाता है कि उसका जो पूरा एम्पायर था वो कहाँ फैला हुआ था, पूरा साम्राज्य भारतीय उप महाद्वीपों के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज, और उसने
वो क्यों जाना जाता है? सिर्फ काइंडनेस और जस्टिस के लिए, वे दया, न्याय और कल्याणकारी शासन के लिए ही प्रसिद्ध है। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर रूलिंग विद काइंडनेस एंड जस्टिस। फिर आता है कलिंगा वार किसने किया था? कलिंगा वार बेटा अशोका ने ही किया था। किसने किया था कलिंगा वार? अशोका ने ही किया था। कब हुआ था? 260 BC में ही हुआ था। किस लिए हुआ था? वो अब नीचे भी, कलिंगा का युद्ध लगभग 260 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसके अंतर्गत इतनी डेथ और वो हुई थी बेटा, इतना भारी नुकसान हुआ था। तो जब अशोका ने सोचा था कि आज के बाद मैं नॉन वायर में युद्ध नहीं करूंगा, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके बाद में अशोका ने सोचा था कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। लोगों की पीड़ा देखकर अशोका बहुत दुख हुआ था, तो उसने सोचा था मैं युद्ध को त्याग दूंगा। तो वो ऐसा कौन सा युद्ध था कलिंगा का? ऐसा कौन सा युद्ध था बेटा? कलिंगा का युद्ध था। आफ्टर द वार अशोका डिसाइडेड नेवर टू फाइट अ वार अगेन। तो ऐसा कौन सा वार था जिसमें अशोका ने सोचा था कि मैं आज के बाद कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा? तो कौन सा था बेटा वो? कलिंगा का वार था। री अनाउंसिंग वार या युद्ध का त्याग। वो कह देंगे युद्ध का त्याग क्या होता है, या तो वो ये स्टेटमेंट दे देंगे या वो ये दे देंगे कि री अनाउंसिंग वार क्या होता है। ठीक है। और वे प्राचीन काल के प्रथम राजा बने थे। ऐसा कौन सा राजा था जिसने हिंसा का पूर्ण त्याग दिया था? ऐसा कौन सा राजा था जिसने हिंसा को पूर्ण त्याग दिया था? तो कौन था बेटा? कौन था? अशोक। अशोका। अशोका अशोक। का कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? अशोका का कलिंग युद्ध कलिंगा तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कहाँ हुआ था? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोका ने कलिंगा को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। कलिंगा किसका नाम है? कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। और यहाँ पे फिर देखो बेटा, ये हुआ था, कलिंगा का युद्ध किसने किया था? अशोका ने किया था। कहा फिर उसके बाद उसने क्या सोचा था कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा भारत का कौन सा राज्य था जिसने राजा था जिसने सोचा था कभी युद्ध नहीं होगा? अशोका। कलिंगा का युद्ध कहाँ हुआ था? तटवर्ती उड़ीसा पे हुआ था, कोस्टल उड़ीसा पे हुआ था। अशोका फॉट ए वार टू कॉन्क्वायर कलिंगा। अशोका खुद इसको लड़ना चाहता था। उसके बाद आता है तुम्हारे शिलालेख और अभिलेख, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। अशोका स्प्रेड हिज आइडियाज थ्रू इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। अशोका ने अपने जितने भी आइडियाज लिखे थे ना बेटा, वो सारे पत्थरों पर या पिलर्स पर लिखे हुए हैं। दीज इंस्क्रिप्शंस आर नोन एज एडिक्ट्स। इनको हम एडिक्ट्स भी कहते हैं। हिंदी में भी आएगा बेटा नीचे। दे वर रिटन इन प्रकृत लैंग्वेज एंड ब्रह्म स्क्रिप्ट। कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उसके सारे एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस? प्रकृत लैंग्वेज और ब्रह्म स्क्रिप्ट में। दे टेल्स अस अबाउट पॉलिसीज एंड टीचिंग। ये हमें पॉलिसीज और टीचिंग के बारे में बताते हैं। देखो, अशोका ने अपने विचार पत्थरों, स्तंभों और गुफाओं पर खुदवाए हैं। तो ये आ जाएगा अशोका ने अपने विचार कहाँ पर खुदवाए हैं। इन्हें शिलालेख या अभिलेख कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? शिलालेख या अभिलेख कहा जाता है। ये कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? ये प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इनमें इनके शासन, संदेश और धर्म की जानकारी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें किस इंस्क्रिप्शंस में आपके क्या टॉपिक है बेटा ऊपर? ये देखो, इंस्क्रिप्शन शिलालेख और अभिलेख में किसकी जानकारी है? तो दे टेल अस अबाउट पॉलिसीज एंड टीचिंग्स। ठीक है। इनमें इनके शासन, संदेश और धर्म की जानकारी है। जब अशोक ने अपना धर्म फैलाया था, अशोका ने धर्म फैलाने के लिए धर्म महानियुक्तों की नियुक्ति की थी। यस, when he appointed धम्म महात्माज ऑफिसर्स हु स्प्रेड धम्म। तो ये आ जाता है धम्म फैलाने की किसने सोची थी बेटा? किसने सोची थी? अशोका ने। गुड्डू गेट बंद कर दे बेटा। अशोका ने धम्म फैलाने के लिए, ये आता है कि धम्म किसने फैलाया था? अशोका ने फैलाया था। तो अगर उसने अशोका ने धम्म फैलाया था तो उसने किसको अपॉइंट किया था? हिंदी वाले बच्चे धम्म महामतों को नियुक्त किया था। इंग्लिश में आ जाएगा ही अपॉइंटेड धम्म महाआत्माज ऑफिसर्स। किसको नियुक्त किया था बेटा? धम्म महाआत्मा हाँ। को। और ही इज नोन टुडे एज अशोका द ग्रेट। आज अशोका द ग्रेट किसको कहा जाता है? अशोक को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा?
अशोक को ही कहा जाता है। ही इज नोन एज टुडे अशोका द ग्रेट। उसके बाद है मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपकी जो मौर्य समाज की स्थापना बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 2300 साल पहले, अबाउट 2003 साल, 3 इयर्स एगो पहले की थी। फिर आता है चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की इस साम्राज्य में, तथा वह चंद्रगुप्त मंत्री भी थे। कौन बना था चंद्रगुप्त? चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। किसने सहायता की थी बेटा? चाणक्य और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, और वह इस साम्राज्य में चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की, चाणक्य ने किसकी सहायता की थी बेटा? कौटिल्य। और चाणक्य चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य को हम चाणक्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। फिर आगे आता है मैगस्थनीज एक राजदूत बनकर आया था, जो यूनानी राजा सेल्यूस निकटर का राजदूत था। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा कि मैग्नेटिस कौन था? मैग्नेटिस एक राजदूत बनकर आया था, और जो यूनानी राजा सेल्कुस निकेटर, ये बेटा क्या के ऊपर एक ही मात्रा है, निकेटर का राजदूत था। उनकी प्रसिद्ध बुक थी इंडिका। उसकी प्रसिद्ध बुक कौन थी? इंडिका थी। देखो, द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त। आपका जो मौर्य एम्पायर है किसने फाउंड आउट किया था बेटा? मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त ने फाइंड आउट किया था। कितने साल पहले? 2300 साल पहले, अबाउट 2003 इयर्स एगो पहले। चाणक्य और कौटिल्य असिस्टेड चंद्रगुप्त। किसने की थी? चाणक्य और कौटिल्य ने। और आपका अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। मैगथनीज केम एज एन एम्बेसडर। ऊपर मैंने कराया मैग्नेथिस कौन बनकर, हमारा राजदूत कौन बनकर आया था मौर्य समाज में? मैग्नेथिस। ठीक है। और ये ग्रीक किंग था सेलुकास निकेटर। ये कौन था? ग्रीक किंग था सेलुकास निकेटर, जो यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो यहाँ पे आ जाता है कि बेटा मौर्य समाज में कौन राजदूत बनकर आया था? मैग्नेथिस। और ये कौन था? इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। जो यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और इनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी थी? इंडिका। इनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी थी बेटा? इंडिका। तो ये आज आपका बेटा देखो, आज हम इसको फिर से कर देते हैं। इतना आया सब बच्चों को समझ में? यस पूनम? यस मैम, आ गया। अब ठीक है ना? इस टाइप से नोट्स दूंगी बेटा। मेरा लैपटॉप ठीक हो चुका है, हर चीज अब तुम्हें इस टाइप से मिलेगी। अब ठीक है? इंग्लिश हिंदी दोनों में चीज आ रही है तुम्हारी? यस यस मैम। मैम। अब ठीक है ना? ठीक है। अब देखो, अशोका का आ गया। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? अशोका था। उसका पूरा नगर कहाँ, उसने पूरा साम्राज्य कहाँ फैला रखा था? भारतीय उपमहाद्वीप पे। और दया, न्याय और कल्याणकारी राजा कौन था? कौन था बेटा? अशोक। कौन था? अशोक। 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 अशोका ने ये कब डिसाइड किया था? आफ्टर कौन से वार के बाद? कलिंगा वार। कलिंगा वार के बाद उसने ये सोचा कलिंगा था कि मैं भी। कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा, मैं कभी भी हिंसा के मार्ग पर नहीं चलूंगा, नहीं मैं कभी भी करूंगा। हिंसा के मार्ग पर नहीं चलूंगा। ठीक है। तो और क्यों याद किया? उस वार में बेटा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। उस वार में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। अब देखो, मैं पूछती हूँ, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? कौन बताएगा? चलो बताओ। 4-5 मिनट बच रहे हैं, हम इतने रिवीजन करते हैं। कौन मुझे मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता है? मैं दोबारा से कराती हूँ बेटा, चांदनी लेट आई थी, मैं दोबारा से करा देती हूँ। सुनो अब सारे बच्चे, देखो, ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमारी थ्रस्टन ने दी थी। किसने दी थी? थ्रस्टन ने दी थी। और मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थोरनडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दी थी। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड हार्वर्ड ने। गार्डनर ने। हावर्ड ठीक है। गार्डनर बस ने। ये ध्यान रखना, जब जी के साथ आएगा तो आप एच पे टिक नहीं करोगे।
आप एच पे टिक नहीं करोगे बेटा। कई बार वो लुइस का नाम नहीं देता बेटा, हमें कंफ्यूज करने के लिए, कई बार वो खाली थ्रस्टन दे देता है एग्जामिनर। ठीक है। मैम एक मिनट। हेलो। हाँ बोल चांदनी। ग्रुप ये जो ना आप जो पढ़ा रहे हैं इसका प्रतिपादक, ग्रुप फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादक कौन थे? लुइस थ्रस्टन। लुई थ्रस्टन। ठीक है। बेटा मैं कह रही हूँ कई बार एग्जामिनर लुइस नहीं देता, ओनली थर्स्टन दे देता है। तो अब तुम तो खाली लुइस याद कर लेते, लुइस थर्स्टन। फिर कहोगे मैम आपने बताया नहीं। नहीं आप थोंडाइक टिक करके आ जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा टी से थ्रोस्टन, टी से थोंडाइक। तो वो कई बार एग्जामिनर लुइस का नाम भी नहीं देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। लुई थ्रस्टन का देगा। बेटा वो लुइस नाम नहीं देता है आधी से ज्यादा बार एग्जामिनर, वो अच्छा। खाली थ्रोस्टन थ्रस्टन दे देता है। ओके मैम। इसने पीएमए 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी बोली है। तो आ जाता है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने बोली है? लुइस थ्रस्टन ने बोली है। और उधर हावर्ड गार्डनर ने कितनी बोली है? कितनी बोली है? 9। 9 बोली है। इसने 9 7 बोल बोली दिया। है, उसने 9 बोली है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ठीक है। ये दोनों बात एक ही कहते हैं। इसने कहा है कि सब एक दूसरे से अलग होता है, उसने भी यही कहा है। ठीक है, पर ये आ जाता है 7 प्राइमरी एलिमेंट्स किसने दिए हैं? लुइस थर्स्टन ने दिए हैं। कौन कौन से हैं? एन, वो दे देगा एन किससे रिलेटेड है? न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड है। पर उसने वहां पे मैथ्स को और न्यूमेरिकल एबिलिटी को एक साथ रिलेट कर दिया। यस या नो? तो वो दे देगा यस मैम। न्यूमेरिकल एबिलिटी थ्रस्टन का है या हॉवर गार्डनर का है। तो अच्छा मैडम, न्यूमेरिकल एबिलिटी तो उसने मैथ के बारे में भी बोला है, तो आप हार्वर्ड गार्डनर टिक कराओगे बेटा। ये अलग है, वो उसने, देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी एन से रिलेटेड है, वर्बल वी से रिलेटेड है, उसका भी बताऊंगी। देखो साथ के साथ तुम अपना पीडीएफ ओपन करो, मेरे पास इधर का है। वो देखो बेटा, ये देखो, अपर प्राइमरी उसकी खोलो, हावर गार्डनर की। हावर गार्डनर ने किसके पकाया? लॉजिकल मैथमेटिकल का है। यस या नो? उसने न्यूमेरिकल पर जोर यस मैम। नहीं दिया। उसने कहा है कि सारी चीजें आपकी आप मैथ के अंतर्गत लेके आओ ना, लॉजिकल मैथमेटिशियन के अंतर्गत। फिर आता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जो शाब्दिक योग्यता, वो कहते हैं कि नहीं, बच्चों को लिंग्विस्टिक बनाओ, बच्चों को भाषागत बनाओ, हर चीज बच्चों को सिखाओ, बच्चों को भाषा से रिलेटेड सब चीजें सिखाओ। है डिफरेंस? तो यहाँ पे एग्जामिनर पूछ जाता है वर्बल और लिंग्विस्टिक किसका पार्ट है, तो कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। वर्बल किसका पार्ट है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी का। सॉरी, वर्बल किसका, हाँ वर्बल है मल्टीपल ग्रुप फैक्टर थ्योरी का। और लिंग्विस्टिक किसका है? हावर गार्डनर का। ठीक है। हार्वर्ड फिर गार्डनर स्पाइटल का। विजुअलाइजेशन इसका पार्ट है। पर उसने कहा है खाली स्पाइटल इंटेलिजेंस स्थानिक। उसने म्यूजिकल, इसने वर्ड फ्लुएंसी कहा है, उसने सब चीज एक में ही। इसने रीजनिंग एबिलिटी अलग से कहा है, उसने उसको मैथ में इंक्लूड कर दिया। ठीक है। मेमोरी एबिलिटी और परसुएप्टल। तो बेटा परसुएप्टल फॉर पी, मेमोरी एबिलिटी फॉर एम, रीजनिंग एबिलिटी फॉर आर। ठीक है। देखो मैंने लिखा भी एन प्लस वी प्लस एस डब्ल्यू प्लस आर प्लस एम प्लस पी। तो ये सब चीजें उसने ही बोली है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, जो 1983 में उसने खाली 7 ही दी थी। फिर उसने 1998 में प्रकृतिवादी और ऐड की थी। और फिर 2000 में उसने एक अस्तित्ववाद और एग्जिस्टलिस्ट और ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तो एग्जामिनर दे देता है गार्डनर ने पहले कितनी दी थी। वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कहेगा 7 1983 में, तो नहीं मैडम ने तो 9 कराया था। नहीं बेटा, सबसे पहले उसने 7 ही दी थी, फिर उसको लगा कि नहीं, हमें बच्चों को प्रकृति से भी जोड़ना है और उनके अस्तित्व से भी जोड़ना है। हमें बच्चों को उनके प्रकृति से भी जोड़ना है और उनके अस्तित्व से जोड़ना है कि यस वी आर राइट। अस्तित्ववादी यही है ना, कि हम ही हैं। हमें अपने सेल्फ कंट्रोल पे और सेल्फ विश्वास पे है ही है पूरा विश्वास। ठीक है। गार्डनर ने ये थ्योरी कहां से एक्सप्लेन की थी? अपनी बुक्स फ्रेम्स ऑफ माइंड से। फ्रेम्स ऑफ माइंड से। ये सारी चीजें बेटा मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करके बता रखी है। अगर आज के लिए तुम्हें इतना समझ में नहीं आया, तो मुझे सब बच्चे बताएंगे बेटा।
ओके एवरीवन। ओके मैम, सुना ही रहने थ्योरी दीजिए। हुई है बेटा, कल हम इंटेलिजेंसी की थ्योरी सारी फिनिश कर देंगे और एक हिस्ट्री का चैप्टर भी। मुझे लगता है अब बिल्कुल सही सीक्वेंस में चल रहा है, दोनों चीजें आपकी साइड बाय साइड चल रही है बेटा, यस मैम। है ना? आई, ये ठीक रहेगा? ठीक है। यस मैम। अभी इसकी जी मैम। रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डेड सेशन भी मैं तुम्हें भेजती हूँ, ठीक है बेटा? जी मैम। ओके बेटा, बाय एवरीवन।